हाँ भाई देखो, कल अपन ने कूलॉम नियम का सदिश निरूपण पढ़ लिया था, ठीक है। और कूलॉम नियम का सदिश निरूपण सबको समझ में आ गया होगा। अगर देखो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार, कई बार अगर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बनता है, तो आप सब कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, आपको जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अनुसार कर लेना। मैंने तो 2 का निकाल के बताया था, आपसे 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, 6 का पूछे, कितने भी पूछे आप उससे निकाल सकते हो बनाकर। जैसे मैंने 2 का बनाया है ना, वैसे 3 बना सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, नहीं तो। और बहुत से टीचर उसको ऐसे भी करवा देते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से टीचर उसको ऐसे भी करवा देते हैं Q1 Q2 और R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और R2 माइनस R1 का ऐसे भी करवा देते हैं बहुत से टीचर, है ना। और अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में स्टेप में आएगा, अगर इसको आप इसमें वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो यहाँ क्यूब निकल जाएगा। कैसे आएगा आप जानते हो ना, तो जब अपन आर कैप को खोलते तो क्या आता है, आर वेक्टर बटा, ठीक है। अगर इसको खोलोगे तो ये बटन जाएगा एक, तो इसका गुणा होकर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा दीजिए वो थोड़ा पीछे देखो भैया अब आगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी टॉपिक अच्छा है, मोस्ट भी है, एक दो बार पूछ भी लिया है, अच्छा टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब तक चल रहा है तो इनमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा क्वेश्चन तो आपका विद्युत क्षेत्र से लेके गाउस के नियम तक आएगा। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, वो तो गाउस के अनुप्रयोग से आएगा। उसके बाद में 3 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा विद्युत क्षेत्र से। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका आज तक की जो क्लास होगी ना, आज आपका एक पार्ट खत्म हो जाएगा इसका, फिर अपना विद्युत क्षेत्र चलेगा, फिर गाउस के अनुप्रयोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए साहब, सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या कहता है, क्या मामला है इसका, समझो आप। कॉपियाँ बंद कर दो, आप आराम से समझो पहले आसानी से, मैं फिर जब उतारना है तो जब उतार लेना आराम से, ठीक है। तो आसानी से समझना है आपको, बहुत गजब तरीके से समझना है, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो भाई, देखो आपका कोई निकाय है, या आपका कोई निकाय है और इसमें क्या है, बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। कितने आवेश उपस्थित है, देखो भाई आप मान लो इसमें एक Q आवेश उपस्थित है, Q2 आवेश उपस्थित है, Q3 आवेश उपस्थित है, Q4 आवेश, ठीक है। अब इसमें जो बहुत सारे आवेश उपस्थित है, या फिर आप मान सकते हो इसमें QL उपस्थित है, ठीक है। मेल ध्यान दो, जो मैं इस क्लास के माध्यम से देखो सभी बच्चों को एक बात भी कहना चाहूँगा, अभी बहुत से बच्चे सो रहे हैं, तुम भी क्या करते हो, अभी नोट्स बनाते हो, जाते हो घर जाकर उसको यूँ कहीं रख देते हो। बहुत से बच्चे हैं तुम में से भी जो अभी कॉपी में जैसे मैं लिखाता हूँ, लिखाने के बाद में घर जाकर उसको यूँ कहीं रख देते हो कि अभी नहीं, अभी मैं बाद में पढ़ूँगा, कब, जुलाई से। ये साइकोलॉजी बना के रखते हैं। फिर जब जुलाई आती है, जब सोचते हैं कि नहीं अब नहीं, मैं रक्षाबंधन बाद में पढ़ूँगा, फिर रक्षाबंधन आ जाती है, फिर दिवाली का वादा करता है वो, फिर दिवाली के बाद में फिर नई साल का वादा करता है, फिर ऐसे ऐसे एग्जाम आ जाते हैं। तो मतलब जो भी बच्चे, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे देख रहे हो, पहली बात तो आप सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश को बराबर वेटेज लेके चले गर्मी में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को अगर आपने अब कर लेना, बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो को मैथ को ही करना रहेगा। हिंदी और इंग्लिश को विशेष कर अभी लेके चलो आप। फिर कह रहा हूँ, मैं पहले तुमसे क्लास में जब पढ़ाता था स्कूल में, जब भी मैंने कहा है कि हिंदी और इंग्लिश को आप अब तैयार कर लोगे, बाद में लोड नहीं पड़ेगा। जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए आप, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप यूँ समझिए कि कल आपके एग्जाम है, ऐसा पढ़िए आप नहीं पढ़ोगे आप कुछ भी नहीं करोगे। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। माँ बाप परिवार पैसा लगा सकता है, पढ़ेगा थोड़ी आपकी जगह, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और आज तुम बायोलॉजी लेके चल रहे हो, ज़्यादातर बच्चे बायो बैठे हैं, तो बायोलॉजी में आपको बता देता हूँ एक बात, जितनी अच्छी परसेंट बनेगी उतना अच्छा आपका करियर होगा। सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, जितना अच्छी परसेंट होगी उतना अच्छा आपका करियर होगा।
आप सोच रहे हो बायो में फलाने के बच्चे ने ले लिया और वो संविदा पे लग गया। भाई सब बायोलॉजी इतने ले रहे हैं कि संविदा पे लग गए, जो परसेंटेज बेस पे कट ऑफ निकलेगी, जब कहाँ से नंबर आएगा। देखो 60, 65, 70 की तो कोई वैल्यू नहीं है। लक्ष्य बनाओ, अपना एम बनाओ, ऊंचा बनाओ कि मुझे इतना बनाना है, तो पार पड़ेगा। अगर आप एम रखोगे इतना सा तो कुछ भी पार नहीं। अगर आप खुद देख लो ना, जिस दिन आलू की सब्जी होती है उस दिन तो कम रोटी खाते, जिस दिन कैरी की बनती है उस दिन ज़्यादा खाते हो। खाते हो नहीं खाते? तो यार मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप पढ़ने के मानस से बेटा करो। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, मेरे लिए सब इक्वल है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे हैं, तुम में भी है और घर भी बैठे हैं, जो क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई चीज़ समझ में नहीं आती नहीं पूछते। देखो पूछना चाहिए, पूछना बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है पूछना। आपकी एजिटेशन अब खुल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब किसी के सामने आप टकराओगे, जब नहीं बोलना पड़ा, जब क्या करोगे फिर आप? तो ये एजिटेशन को तोड़ो, बोलना सीखो आराम। ऐसे आप 12 के बच्चे हो, आप ऐसे बैठे रहते हो, आप सुस्त बिल्कुल नहीं। अरे यार एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक मतलब एक उमंग होना चाहिए आप में। क्यों? अभी तो नया खून है, हैं? कोई अभी कोई तुम्हारा बुढ़ापा थोड़ी आ गया, या अभी कोई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी आ गई, किसी की शादी थोड़ी होगी अभी जो ले भाई कमा के देना पड़ेगा, या सोनो पानी वाला, या फिर कमा के देना पड़ेगा तुमको। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो मेरा कहने का मतलब है अच्छे से पढ़ो। एक मिनट आ जाओ, अब देखो आगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बात कहता है कि कोई एक निकाय है, कोई स्पेस है, स्पेस मतलब कोई आकाश है, उसमें क्या है हमारे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। इन जो चार्ज पार्टिकल जो ये रखे हुए हैं, इन चार्ज पार्टिकलों में बीच में कोई एक पॉइंट होता है, वहाँ पे कोई एक चार्ज रखा होता है। इस बात समझ रहे हो? और एक बात बता देता हूँ, आपने बायोलॉजी खूब उत्साह में ले ली। इंग्लिश वर्ड अगर आपको ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, बायो पढ़ो आप, इंग्लिश वर्डों को बहुत तरीके से पढ़ लेना। इंग्लिश में ही कोशिश ये करना, ज़्यादा वर्ड इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि आगे जो पढ़ोगे ना, नर्सिंग कर लो, DMLT कर लो, डी फार्मेसी कर लो, कि कोई सा भी कोर्स कर लो, लगभग अप्रोक्सीमेट कोर्स इंग्लिश में होंगे सारे। और अगर आप 12th और 11th की किताब जो भी इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश का मतलब पूरी इंग्लिश नहीं, जैसे आप यहाँ टॉपिक बायो का पढ़ लिया, उसको घर जाके बुक के हेडिंग को तो देख सकते हो, इंग्लिश में बुक में मिलती है, वो आप देख सकते हो। नहीं देखोगे नुकसान आपको, अगले साल ज़्यादा मारा मारी रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा ये बातें। टीचर वो नहीं है जो आके बोर्ड पे काम किया और चलेगा। मेरा मतलब मैं आपको सारी चीज़ों से परिचित कराते हुए लेके चलूँ। इंग्लिश वर्डों को थोड़े थोड़ों को ध्यान रखा करो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, और ये बुरी चीज़ नहीं है, फिजिक्स भी हो, ठीक है। तो अब देखो साहब, टॉपिक पे आते हैं ना। इतने सारे आवेश हैं, इन आवेशों को साथ में कोई एक आवेश हमारे पास नहीं, यहाँ बीच में कोई एक आवेश पॉइंट है P, और इस पर क्या रखा हुआ है, कोई Q नोट आवेश है, ठीक है। Q नोट आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है भाई? ये काल्पनिक आवेश होता है, इसका स्वयं का वास्तविक कोई नहीं होता, ये स्वयं कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, न कोई दूसरे आवेशों की स्थितियों में ये परिवर्तन करता है। ध्यान से सुनना, ये जो आवेश होता है हमारा परीक्षण आवेश, ये कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता स्वयं, न दूसरे आवेशों की स्थितियों में परिवर्तन करता है, ठीक है। मतलब एक काल्पनिक आवेश होता है, ठीक है। अब ये आवेश पर क्या हो, लगने वाला जो बल है ना, मेरी बात सुनना, आप में से क्या है कि 10 बच्चे बैठे हो, अब मान लो सपोज करो आप 20 बच्चे बैठे हो, 30 बच्चे, 50 बच्चे बैठे हो। अब 50 बच्चों में से आप में से एक बच्चा टॉपर है, टॉपर है, सबसे टॉपर है वो। अब उस बच्चे पर टीचर की, मैनेजमेंट की सरसरी निगाह होती है कि नहीं होती है भाई? तो उस पर लगने वाला जो बल है ना, वो सभी आवेशों पर लगने वाला बल। मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना मेरी बातों को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि वो टॉपर बच्चा है ना, उस पर मैनेजमेंट की भी, डायरेक्टर की भी, टीचर की भी, सब्जेक्ट की, सबकी एक निगाह होती है, तो उस पर लगने वाला बल हो गया। और सभी आवेशों पर, मतलब सभी बच्चों पर भी टीचरों की नज़र होती है, उन पे लगने वाला योग कुल योग के बराबर है। ना समझ में आई? देखो, एक बच्चा था, उस पर लगने वाला बल था, और सभी बच्चों पर लगने वाला जो बल था उसके योग के बराबर है। जैसे आप समझो कि इस पर लगने वाला जो बल है वो इन सभी आवेशों पर लगने वाले बल के योग के बराबर है। आगे बात समझो, क्लियर हुई दिल कुछ? किसी भी निकाय में आवेश बहुत सारे n आवेश उपस्थित है, इसके एक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर है। समझ में आ गई? चाहे आप ऐसे पूछ सकते हो कि सर F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस
3 प्लस एफ एन। अभी ध्यान रखना है बात का भाई, अगर कुल में से कोई वेटनरी करेगा तो वेटनरी की ओबीसी की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 73%, और फीस है गवर्नमेंट, अगर परसेंट बना लोगे तो इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास जो तुम वेटनरी कर लोगे। बायोलॉजी में बहुत पैसा खर्च होता है, 3 लाख 2 लाख रुपए के वेटनरी का डोनेशन लगता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से ब्रांच सेक्शन नंबर नहीं आता है, नंबर आ जाता है तो कम लगते हैं, नहीं वरना 2 लाख 1.5 लाख 1,80,000 1,20,000 30,000 कुछ कम नहीं लगता है। इसलिए आप परसेंट अच्छी बनाओ, एम रखो अच्छा, अगर आपको कुछ करना है तो अभी से उम्मीद अच्छी रखोगे ना तो आगे जाके अच्छा फ्यूचर बनेगा। तो ये बल की बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई बताओ पहले तो आप मेरे ये बात समझ में आ गई। किसी भी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर। एम की डिग्री देना फिर पीछे रखिए समझ, है ना। तो देखो भाई, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लेंगे, हैं, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। मतलब अपन इन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर जो लगने वाला बल है उस निकाल लेंगे अपन, और निकाल कर अपन क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे उसका। और टोटल करने के बाद ध्यान देना, मैं थोड़ी सी निकाल देता हूँ, भूल गया पहले डाल। एक बात बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ आप मेरे टॉपिक जो भी चल रहा है, जो समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ना वैसे ही आप एक बार याद कर लिया करो घर जाके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं भूलोगे भी नहीं। देखो समझो, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास में एन आवेश हैं और उनके स्थिति सदिश के में से देखो, इसके स्थिति सदिश कितना हो जाएगा R1, या आप इसको अगर ज़्यादा बोलो तो R01 बोल सकते हो ना। क्यों सर, इस पर लगने वाला बल इसके कारण तो क्या आएगा, R01 का आएगा। सर इस पर लगने वाला बल कितना आएगा, R0। सर इस पर लगने वाला बल R0। सर इस पर लगने वाला बल, समझ में आ गया। अब आपसे बोले सर इस पर लगने वाला बल कितना होगा, F02। इस पर लगने वाला बल F0n, इस पर लगने वाला बल F01। वेक्टर फॉर्म लगा देना इसके ऊपर, और इस पर लगने वाला बल कितना होगा, F0। ये समझ में आ गया ना आपको। देखो अगर कल समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिए कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल कितना होगा, किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। इस पर लगने वाला बल समझ में आ गया, आगे समझ में आ गया ना। चलो आगे, तो देखो Q1 आवेश के कारण, तो कल वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, सिक्के वाला नहीं हुआ, हो गया ना। इसलिए मैं देखो भाई नहीं हुआ वो बच्चा देख लो, Q बराबर क्या था, प्लस माइनस एन ही था अपने पास में, ठीक है। आपको क्या निकालना था, एन बराबर Q अपॉन, और आपको दे रखा था Q का मान 10 की पावर माइनस 7 और 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन कर लेना, जिससे नहीं हुआ वो कर लो। Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई, इस पर लग रहा है 0 1 पर, कितना हो जाएगा, वेक्टर क्या लगा दो, कितना हो जाएगा। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन कि सर F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R, और वेक्टर फॉर्मेट लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 1/4πε0 और Q0 और Q1, और बटे में कितना आ जाएगा, R0 1 का स्क्वायर और R0। समझ में आ गई। इसके बाद में आप वेक्टर फॉर्म नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो वेक्टर फॉर्म, अपन नॉर्मल लेके सोल्व कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसी प्रकार Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई, F02 बराबर 1/4πε Q0 Q2 बटे R02 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, F0 F 2 ही ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, बहुत है। आप निकाल लेते हैं F0n, n के कारण निकाल दें,
सही है ना। क्या हो जाएगा 1/4πε और Q0 Qn और R0n का स्क्वायर। और समीकरण नंबर 1 2 4। ठीक है भाई। अब क्या करें सर, 2 3 4 को एक में पुट कर दो। समझ में आ रही है ना बात? सुनिए, समझ में आ गई? कोई दिक्कत बोल नहीं है समझ? बोलता सही। देखो आपने पास में करने क्या लिया, एक दिन निकाल लिया, ठीक है। इसमें हमारा आवेश एक तो Q1 रखा है, एक Q2 रखा है और एक Qn रखा है, ठीक है। अब हमारे पास में कोई बिंदु नहीं है, इस बिंदु पर हमारा आवेश है Q0 परीक्षण आवेश, ठीक है। इस पर लगने वाला जो बल है वो इन सभी आवेशों के द्वारा लगाने वाले बलों के योग के बराबर होता है, ठीक है, बराबर योग के बराबर। अब ये देखो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल इस पर कितना हो जाएगा सर, किस पे लग रहा है F0 पे, किसके द्वारा 1 के द्वारा। इसके द्वारा इस पर कितना लगेगा F02, इसके द्वारा इस पर F0n। ये बात समझ में आ गई। अब हमारा कूलॉम नियम के सूत्र से हमें सूत्र जानते हैं नहीं जानते, ये सूत्र कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था हमने, देखा तो जानते हैं। इसके बाद हमने देखा Q1 आवेश के कारण Q0 पर आवेश पर लगने वाला बल F01 लिख दिया। कूलॉम नियम से सूत्र लगाया 1/4πε। Q1 हमारे पास में क्या है Q0, Q2 हमारे पास में क्या है Q1, तो Q1 के द्वारा लगा रहे हैं, Q0 पर लगा रहे हैं, और बटा हमारे पास में दूरी कितनी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की R0। कल का टॉपिक जिसने यूट्यूब पे जाके नहीं देखा तो आया नहीं था, कल का टॉपिक देख लेता तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी दूरी वही कल समझाए थे बनने को। बाकी आप आज भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है R01 और Q2 Q1। अब इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल कितना हो गया F21 और इसकी दूरी कितनी होगी R21, समझ गए। दूसरा Q2 पर Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये n का हो जाएगा। अब समझ में आ गया भाई, समझ में आया तेरे को, बनाओ अभी ये समझ में आ गया। अब आप इस मान को इस पे रख रहे हो आप सारे के सारे, तो देखो भाई आप इसको ऐसे भी बना सकते हो F01 02 और 0n, ठीक है। नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हो, अगर इसको नहीं लिखना चाहो ना तो एक डेफिनेशन अलग से लिख देंगे F वेक्टर बराबर F01 प्लस F02 और F0, ठीक है भाई। मैं डेफिनेशन लिखा के अलग से बता दूँ भाई, n आवेश है हमारे पास और इनकी स्थिति सदिश इतने हैं और इस पर लगने वाले बल, ठीक है। अब देखो साहब, हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 इसको दे दिया, तो मान रख दिया हमने, कितना मान रखा F बराबर कितना आ गया पहले का 4πε Q0 Q1 और R01 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा 1/4πε Q0 Q2 बटा और Q0 Qn बटा R0n का स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन देखो, कॉमन आ जाएगी कैसी, क्या क्या कॉमन आ रही है 1/4πε और Q0, क्या क्या आ गया Q1 R01 का स्क्वायर प्लस Q2 R02 का स्क्वायर और Qn R0n का स्क्वायर। आगे अब इसके बाद स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बच्चे, मान ही तो रखना है। अब आप देखो यहाँ से F वेक्टर बराबर ये आ गया Q0 बटा 4πε। अब ये बहुत सारा आ रहा है मान, इसका हम क्या करते थे समीशन लगा के जोड़ लिख देते हैं। अगर वो चीज़ आप बायो के बच्चे नहीं जानते तो मैं सिखा देता हूँ। किसी भी बहुत सारी संख्या आ रही है उसका योग के रूप में एक शॉर्ट रूप में लिख देता है समेशन। समेशन का मतलब देखो भाई कि हमारे पास 1 से लेके 50 तक संख्या आ रही है, अब हम 1 से 50 लिखेंगे बोर्ड बच जाएगा, उसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं समेशन में ये यूज करते हैं। जानते हो नहीं, 10वीं में आपने पढ़ा होगा माध्य वर्ग में सिग्मा पढ़ा है ना, इसमें देखो आप लिख देंगे अपन कि n बराबर 1 से लेके 50 तक और यहाँ संख्या लिख देंगे, लिखते हैं ना, ऐसे ही करते हैं अपन, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ करते हैं। इसमें आवेश हो, इसमें क्या लगा देंगे सिग्मा लगा दो आप, और I या Q बराबर 1 से लेके n तक कितना आ जाएगा QI या I बराबर 1 से लेके और R0 I, ये आपका वापिस समझ लीजिए। अपने पास में एक निकाय था, उस निकाय में बहुत सारे n आवेश उपस्थित थे
उसमें एक आवेश के द्वारा लगाया गया बल, दूसरे आवेश के द्वारा लगाया गया बल, n आवेश के द्वारा लगाया गया बल को हमने कूलॉम नियम के फॉर्मूले से निकाल दिया। जैसे ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये n आवेश का तीनों मानों उठाकर हमने यहाँ रख दिया, ये आ गया कॉमन हमारे पास में Q0/4πε आ गया नहीं आ गया। इसके बाद में हमने इसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए क्या किया, इसका सिग्मा लगा के जोड़ के रूप में लिख दिया। जैसे दूसरा हमको ये चीज देखो, I बराबर 1 रखो तो Q1 आ जाएगा, I बराबर 1 लिखो तो 1 आ जाएगा, I बराबर 2 लिखो 2 आ जाएगा, I बराबर 2 लिखो 2 आ जाएगा, ऐसे अनंत n तक। समझ में आई नहीं आई ये बताओ, आपको बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ। तो फिर पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ तुमको, मतलब लग रहा है कि नहीं लग रहा कि हमको वास्तव में सर यहीं याद हो रहा है। जब तो देखो आनंद है पढ़ने में और पढ़ाने में। लिखो, किसी निकाय में उपस्थित किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल, किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल, किसी आवेश पर लगने वाले बल अलग अलग आवेशों के द्वारा अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। इसके बाद लिखो n आवेशों के द्वारा लगाया गया बल, n आवेशों के द्वारा लगाया गया बल, ये उतारो ये वाला F बराबर F1 F2 डॉट डॉट Fn, पहली लाइन। तो कलाम साहब क्या कहते थे कि अगर सपना देखने की ताकत रखते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सच बता रहा हूँ, जो आदमी मेहनत करेगा ना उसे कठिनाई बहुत आएंगी, समस्याएं बहुत आएंगी। वेक्टर जरूर ले, सदिश राशि लिखत लिख दे, नहीं तो नहीं लिखे तो सब पे मत लिखे, एक पे लिखे तो सब पे लिखे। ना नीचे लिखता भाई, अगर तेरा गोत है अब दादा का गोत चल गया तो पापा का भी आएगा, तेरा भी वही आएगा है, तेरे बच्चों का भी वही आएगा। अगर नहीं लगा है तो बात बता, हैं आएगा कि नहीं आएगा। अब लिखो भाई, लिखो नीचे छोटी सी हेडिंग दे दो, बहु आवेशों के मध्य बल। मतलब कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है बहु आवेशों के कारण बल। माना n आवेशों का एक निकाय है, n आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश उपस्थित है। Q नोट से इनकी स्थिति सदिश, R01 वेक्टर और R02 वेक्टर, Q
जीरो से इनके स्थिति सदिश, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, स्थिति सदिश बाकी डायग्राम में लिख रखा है, आपको अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है ये लिख लो साहब, R01 वेक्टर, 02 वेक्टर, डॉट 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 R0n वेक्टर। ठीक है, अब लिखो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से Q नॉट पर कुल बल, Q नॉट पर कुल बल, Q नॉट पर कुल बल, और Q नॉट को समझाएंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे। और देखो बहुत सारे सर ऐसे भी करवाते हैं कि इसका परिमाण ले लेते हैं, मैग्नेटिक लेंगे उससे भी करवा देते हैं कि इसका स्क्वायर, कि इसका स्क्वायर, ये परिमाण ले लेते हैं बहुत से सर। आप कंफ्यूज मत होना, फिर भी अगर कोई आदमी ऐसा नहीं रखता है ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा लगा देता है तो भी जरूरी, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना, मेरा कहने का मतलब है देखो अलग अलग टीचर का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग बुकों के अलग अलग मेथड होता है। बाकी हम सब जानते हैं कि अगर हम कैप लगाते तो क्या होता है, सदिश रूप लिख देते, और कैप नहीं लगाते तो बिना सदिश के रूप में। ठीक है, उतार लो, पूरा उतार लो, डायग्राम अच्छे से बनाना ना। हाँ भाई चले आगे, उठा दूँ, जल्दी करो, खा गया चलो शांत सबन ले पढ़े हैं, जो एल से रहती है तो सही है भाई, एल भी सही। देखो इस दुनिया में सही सब कुछ है, गलत कोई नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे ऊपर। क्यों, कई बार क्या करते हैं बच्चे चुन लेते हैं यूपीएससी शुरू शुरू में, मतलब हवा में आके, फिर परिवार में इतने बेचारों में दम नहीं होती खर्चा उठाने का। आप जानते हो यूपीएससी का आजकल वो बात गई कि कलाम साहब अखबार बेच के और रेड मैप लाइट के नीचे बैठ के पढ़ के उस टाइम पे कर लिया उन्होंने बेचारों ने, लेकिन आज वो चीज़ नहीं हो सकती। आज का टाइम और कल का पहले का टाइम बहुत अलग है। पहले 98 रुपये के 25 पैसे का पेन आता था खूब बढ़िया। आज अगर ढंग का एग्जाम दे अच्छा सा पेन चलने वाला 10 रुपये का तो पेन आता है। ये गलत कह रहा हूँ क्या? आज अगर अपन अच्छी सी कॉपी खरीदे तो 120-150 रुपये की तो कॉपी आती है, पहले 10-20 रुपये की कॉपी आती थी, 10-5 रुपये की। तो वो बात अलग थी, आज बात अलग है। आज आप रोड लाइट पे नहीं पढ़ सकते, क्यों? सबका अपना अपना स्वाभिमान है। अगर तुम बाहर जैसे कोई गरीबी दिखा के पढ़ोगे, तुम्हारा पिताजी खुद ही कह देगा क्या मेरी इज्जत नाक मिट्टी में मिलाएगा क्या वहाँ पढ़ के, मत पढ़ने पढ़ तो घर बैठ नहीं। देखो बहुत चीज़ें अलग होती है, चीज़ सारी ठीक है लगभग, लेकिन उनमें देखो जैसे मान लो लेक्चरर की तैयारी करेगा कोई आदमी, अब हम लेक्चरर फील्ड में हैं तो देखो 3 साल बीएससी करना, 2 साल एमएससी करना, 2 साल बीएड करना, कितनी हो गई? 7 हो गई ना। अब 7 साल तो क्या है, डिग्री लेने में गुजर गई। फिर कब वैकेंसी आ रही है, अब कितनी पोस्ट आई है फिजिक्स की? ओनली 80 पोस्ट है, मतलब 80 पोस्ट है बस। अब 80 पोस्ट और राजस्थान में आई, अब आप लगाओ अनुमान। तो फिर कितना धैर्य रखना पड़ेगा, अगर अब नहीं हुआ तो अगले 3 साल अब आओ। ये है बात, मेरा कहने का मतलब है भाई उनका डिपार्टमेंट ठीक है, उनकी रुचि है, रुचि आदमी की होती है तो वो एलएलबी में अच्छा कमा के खा जाता है, ये बात मान लो। और गजब तरीके से एक छोटी सी चीज़ को हैंडल करने के 1000-2000 रुपये ले लेते हैं, छोटी सी नोटेरी करने के एक सील लगाने के 20 रुपये ले लेते नहीं। तो साहब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन आपका दे रखा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। सब आप चाहे छठा लिखो चाहे 7वां लिखो, हम तो जाके देख नहीं रहे, और आप तो जो बता दो ना कि शेर काला बिल्कुल सब काला, हम जाके देख ही नहीं रहे कि वो नीला है, वो लाल है, वो दाढ़ी वाला है, कैसा है, कुछ नहीं है। सही बात है ना भाई? हाँ, क्योंकि आप बहुत महान इंसान हो, और ये मानता बरकरार रखना, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, आपका कोई आवेश रखा है और यहाँ पर आपको बल ज्ञात करना, फोर्स ज्ञात करना, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कई चीज़ हैं जो आपको निकालनी है। देखो भाई, अब आपको इतना सा क्वेश्चन दे दिया कि दिए गए त्रिभुज में या संधिबाहु त्रिभुज में क्या निकालना आपको,
ये ओ बिंदु पर आपको जो ये क्यू आवेश रखा है यहाँ पर बल का मान बताइए। अब वैसे ही अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ, लाइन बताऊँ, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। डायरेक्ट का बताऊँगा, पूरा तुम्हारा जो बोर्ड का पैटर्न है वो भी बताऊँगा। पहली बात तो जो इसकी लंबाई है वो पूरी पूरी समान दे रखी है, ठीक है, एक और लंबाई दे रखी है, और इसमें और कोई कुछ चीज़ नहीं दे रखी है, तो बस इतनी यही दे रखी है। और आवेश चार्ज है आपका वो भी इक्वल है, देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सबका सब समान है। ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो आंख मीच के अगर भूल जाओ, कुछ भी नहीं आए, बल का मान आता है 0। अगर आपके पास में समान आवेश दे रखा है, समान दूरी दे रखी है, तो आपके पास जो मान आता है वो क्या आता है 0। दो तरीके बताऊंगा, दोनों देखना। इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। सुनना, आपने छोटी क्लास में पेपर में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी कि जब कोई समझा त्रिभुज में ये जो मात्रिका जो यहाँ पर होती है 1:2 में काटती है, अपने आप को विखंडित करके वो खंडित या बांटती है, विभाजित करती है कि नहीं करती है भाई? देखा है, सुना है आपने, पेपर में है, एक छोटी क्लास की 6ठी 7वीं 8वीं पेपर में चलती है। तो 1:2 में, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, ए बी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, और ये क्या होगी, होगी नहीं होगी, और हमारे पास ए बराबर बी बराबर सी बराबर, हो गया नहीं हो गया भाई? अब अपन इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सर ए ओ बटे और ए डी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो भाई वापस ध्यान से सुनना कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल इधर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इधर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। और इसके द्वारा इधर लगने वाला बल अलग हो जाएगा, और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल अलग हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसके सीधी सी ट्रिक होती है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखो तो 2f cos थीटा बटे 2। कैसे सर, ये कितने का होता है, प्रत्येक एंगल 60 का होता है, ये कितने का हो गया 60 का, मतलब ये 30 का हो गया, हो गया। ये कितने का हो गया 60 का है पूरा, 60 और 30 कितने हो गए 90, और 90 और टोटल एंगल कितने का होता है 180 का, होता ही नहीं होता। 180 में से कितने गए, कितने बचेंगे 90 नहीं, देखो एक तो ये 30 का, ये 30 का 60 हो गए, और 180 में से 60 गए तो 120, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा हमारा 120 का, तो 120 का हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 2f cos 120 बटे 2, 2f cos 60, और 2f cos 60 का मान 1/2 बराबर है। आगे नहीं आगे, आगे नहीं आगे, अरे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। सारणी याद कर लेना, जिसको याद नहीं हो 10वीं क्लास की जाके, आज जाके कोई बुरी बात नहीं है याद करना, और याद नहीं हो तो फिजिक्स की कॉपी में पहले पन्ने में लिख लेना, और वो भी नहीं है तो कमरे में कहीं बैठ के पढ़ते हो ना, मैं चिपका देना उठते बैठते ही, वो भी नहीं हो तो मोबाइल में जो खूबसूरत परी की जो फोटो लगाते हो ना तुम, उसकी जगह वो सारणी फोटो लगाना, आराम से याद हो जाएगा। नहीं तो बार बार वो वॉलपेपर देखते हो, मेरे वो कैसे चेंज कर ले, वो तो हमारी जिंदगी है, कोई भी नहीं सकती ना मैं, बाकी ऐसा नहीं। इधर देखो आप, छोड़ो फालतू बात, देखो इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला बल, ये जो बल है ये एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इधर लगने वाला बल क्या कर देगा, एफ हो गया, इधर वाला क्या हो गया, एफ हो गया, ये ऊपर थोड़ा सा नीचे माइनस क्या आ जाएगा 0, ये तो हो गया सीधा सीधा फंडा। अब आपका बड़ा फंडा देख लिया, तो एक लाइन क्वेश्चन लिखो पहले, पहले आप, मैंने पूरा बना दिया इसको, आप पहले ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, हाँ पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बना लो, बना लिया, फिर बाद में क्या पूरा बोल भर जाएगा, बना लोगे ना वैसे ही, ठीक है देख लो। ए ओ बराबर, देखो भाई इस भुजा का मान निकाल रहा हूँ मैं, बना लिया ना। अब देखो इस भुजा का मान निकाल रहा हूँ, इस भुजा का मान निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना भाई इसका। अब इसका मान निकालूंगा 2 है, तो मतलब कैसे निकलेगा सर, ये दोनों का टोटल बटा जिसका निकाल रहे हैं वो, और गुना ये पूरी, ऐसे तो निकालते हैं अपन भाई। देखो ए ओ का मान निकाल रहे हैं हम, यहाँ से ए से लेके ओ तक का मान निकालेंगे, तो सर 2/3, 3 कहाँ से आ गया 2 रे 3, और गुना ए डी, क्योंकि ए डी तो हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा है, पूरा पूरी का निकाल रहे हैं। तो ए डी का मतलब क्या है हमारे पास में, देखो ये टोटल एल है, तो ये कितनी होगी L/2, ये कितनी होगी L/2।
आपको समझना चीज़ों को बेटा, अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना समझ में नहीं। ये टोटल लंबाई कितनी है हमारे पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक L, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे L/2, ये यहाँ से कितने होंगे L/2। समझ में आ गया। इसके बाद में हमारे पास में AD निकालना है हमको, तो सर हम निकाल लेंगे आधार स्क्वायर बराबर रण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखो भाई अंडर रूट इसका L/2 का स्क्वायर है L माइनस और L स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा भाई 4 नहीं L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कितना आ गया 3/4 L स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट 3/2 L। कैसे आ गया, इधर देखो आप, ये टोटल L हमारे पास में, ये कितनी है L/2 है, और ये भी हमारे पास में एक L लंबाई है, तो आप यहाँ से मान निकाल सकते हो, इससे उससे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हो, कारण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वो फॉर्मूला आप जानते हो ना कि कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे मैंने आधार निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि ये थीटा है और ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 वाला क्या हो गया लंब हो गया, और ये हमारे पास इसका 90 लंब हो गया, और इसके बगल वाला आधार हो गया, वो क्या हो गया करण। ठीक है भाई, ये मान आपको दे रखे हैं, ये वाले ये दे रखा है और ये दे रखा है, यही तो निकालना है, निकालना है। ठीक है, तो छोटी क्लास की बात है, आप बिना समझ में आ गई तो थोड़ी बहुत आप देखो नहीं क्यों देख अपने पास में क्या था कि अपने पास में इनकी पूरे की दूरी है समान है, ये कैसे हो गया देख लंब है हमारे ये सॉरी क्या है करण स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर L स्क्वायर। देख हमारे पास में टोटल कितनी है L है, L का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर L स्क्वायर माइनस L/2 है, L/2 इतनी सी है ना हमारे पास, तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर 4 भाई L/2 का वर्ग कर। ठीक है आई बात समझो। इसके बाद आपके पास ये चल ही रहा है, अभी तो कोई ज़्यादा नहीं है, 2 और 1 3, 3 और 2 और फिर ये टोटल हमारे पास में कितनी आ गई अंडर रूट 3, और ये 2 कैसे आ गए देख बिल्कुल, ये अंडर रूट है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, अंडर रूट नहीं होता है L स्क्वायर है, तो L अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई, कितना ही कंप्लीट काम बताओ कट रहा है। और ये √3 में √3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1/√3 आ जाता है ना, जानते हो चीज को उतार दो इतना फिर और करवा। और ऐसे नहीं करो AD AC स्क्वायर ऐसे कर लो, इससे याद रखो। बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, देख कर कोई दिक्कत आ रही है। AD A से लेके D तक की लंबाई, AC A से लेके C तक की L, CD C से लेके D तक की L/2 तक। ठीक है और कोई बच्चा ये समझ ना कि ये कैसे आया, वो भी समझा देता हूँ। देख लो बिल्कुल तुम्हारा समझ नहीं आया था ये चीज़ें कैसे है, डायरेक्टली समझ लो। जैसे हमारे पास ये बचा था, ऊपर बचा था √3/3 है ना, आप क्या करो √3 वाले का परमेकरण कर दो, परमेकरण मतलब ऊपर √3 से गुना नीचे √3 से गुना, √3 तो रूट और रूट क्या हो गया, रूट कट जाएगा 3 आ जाएगा, 3 और 3 3 से कट गया तो √3। ठीक है ना श्याम, साइड में लिख लिया करो जिसको समझ में नहीं आता हो। भाई भाई वाले बच्चों को थोड़ी समस्या होती है ऐसी चीज़ें, सुनने ले आ गया समझ में कैसे है बता लो।
लिखो एक लाइन नीचे लिखो, ए पर रखे आवेश, ए पर रखे आवेश, ए पर रखे आवेश क्यू, कैपिटल क्यू पर बल, ए पर रखे आवेश, बेटा तो नीचे वाला चित्र बना लिया आपने। अब देखो जब ए पर रखे आवेश क्यू पर बल, तो कितना आ जाएगा देखो भाई, F1 बराबर के, किस पे रखा है, कैपिटल क्यू पर, किसके द्वारा, स्मॉल क्यू के द्वारा। क्यों, ए पर, इस पर, इस पर, इस पर ही तो लगेगा। अभी अध्यारोपण में पढ़ा है हमने, और ये क्या है, अध्यारोपण का नियम लगा रहा है, पर क्यों, बहुत सारे आवेश हैं और बहुत सारे बहुल आवेश में कौन सा नियम लगता है, अध्यारोपण का नियम। देखो इस हम देख, इस पर लगा रहे हैं, किसके द्वारा, इसके द्वारा, इस पर लगाएंगे इसके द्वारा, इस पर लगाएंगे इसके द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास में नीचे दूरी कितनी आ जाएगी, अरे अभी निकालिए ना, L/√3 निकाली तो है। इसी प्रकार हमारे पास में F2 आ जाएगा, किस पे द्वारा लगाया था अभी हमने आवेश, किसके द्वारा लगाया था, एक पर रखे आवेश क्यू पर लगाया गया बल, फिर हम क्या कर देंगे, बी पर रख देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, सी पर रख देंगे, तो सब पे सेम चीज आ जाएगी, आएगी नहीं। ये लाइन और लिख लो, फिर एक साथ करा ये लाइन, और इसकी जो दिशा आएगी वो क्या आ जाएगी, ए, बस दिशा अलग अलग आ रही है। देखो ये ए ओ आ रही है, ये सी ओ आ जाएगी, ये बी ओ आ जाएगी, ठीक है सतीश, समझ में आ गया, आया समझ में, सुने नीरज भाई, नहीं आया तो दिल को सारा समझ, विनोद, विनोद कुछ आ रहा नहीं यार, हो गया। देखो समझो, बोर्ड चित्र में डाल रहा हूँ, है ना, काम भी नहीं है बोर्ड चित्र से। देखो भाई हमारे पास यहाँ लगने वाला बल देखो आप शुरू से, देखो भाई F1 बराबर किसके बराबर है, F2 के, और बराबर F3। देखो F1 F2 के बराबर है और F1 किसके बराबर है, F3 के बराबर, तीनों चीज बराबर आई है, कोई भी एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, बराबर माना है कि के क्यू क्यू बटा एल बटा रूट 3 स्क्वायर, के क्यू क्यू बटा एल बटा रूट 3 स्क्वायर, के क्यू क्यू बटा एल बटा रूट 3 स्क्वायर, सब में बराबर आई है। तो देखो यहाँ से देखो आपका जो डायग्राम था वो इस प्रकार बन रहा था कि एक बल तो आपका इधर लग रहा था, एक बल आपका इधर लग रहा था, और एक बल आपका ऊपर लग रहा था और एक नीचे लग रहा था, यही सिचुएशन थी ना। ध्यान से देखो, अपना दो कोण 60-60 के, और अपन ने मैंने बताया था 120 का, कैसे सर, मैंने ये बताया था, देखो सर ये 60 का, ये 60 का, और ये कितना हो गया था 120 का, ये बताया था ना मैंने, 30-30 60 और 180 में से घटा लो, चाहे तो चाहे ऐसे बना लो, ये 120 का हो गया। अब आप जानते हो खूब अच्छी तरीके से, आपने ग्यारहवीं में पढ़ा है कि थीटा की साइड में झुकने वाला कौन तो कोस होता है, और थीटा की लिख लेना अगर याद नहीं हो, थीटा की विपरीत दिशा में लेते हैं वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा इधर आ रहा है, कोस ले लेंगे, थीटा के इधर साइड वाला साइन। भाई आपने बहुत चीज पढ़ी होगी कि एक नग समतल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे लग रहा है एम जी, जब आप यहाँ पे थीटा कोण बनाते हो तो यहाँ पे आता है थीटा की तरफ, तो एम जी कोस थीटा, और थीटा की विपरीत साइड क्या आता है, साइन। बड़ा होगा आपने लिखा है। इसके बाद देखो ध्यान से समझना, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, अब देखो आप इधर ये थीटा की साइड घूमेगा तो एफ टू कोस थीटा, ये वाला एंगल है, ये वाला इधर बन रहा है कोस थीटा, 60 का मान आ रहा है तो 60, इधर इधर साइड में F2 साइन 60, इधर साइड में देखो ध्यान से देखना भाई, इधर देखो इधर ये F3 वाला बन रहा है, F3 वाला किधर ले रहा है, 60 ले रहा है, तो F3 कोस 60, फिर इधर साइन 60, चाहे जितना लगा, ठीक है। क्यों, चाहे F2 ले लो चाहे F3 ले लो, तीनों तीनों क्या है हमारे पास में बराबर में। तो ये देखो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, देखो ध्यान देखो, ये वाला सॉरी ये और ये वाला, क्योंकि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मान सेम आ रहे हैं भाई, साइन साइड का साइड को सारे मान सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो इसके बाद में देखो ये ऊपर वाला भी सेम आ रहा है और नीचे वाला भी सेम आ रहा है, तो ये भी कैंसिल कर देंगे, टोटल अपने पास में बल का मान कितना आ जाएगा, 0। ऐसे नहीं लगाओ तो F बराबर F1 कोस 60
F1 cos 60 माइनस F1 cos 60 F बराबर 0। जिसके समझ में नहीं आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है, बड़ा लेंथ न्यूमेरिकल ले लिया मैंने, कतई दिक्कत नहीं है। अभी और करवा देंगे इससे, है ना। अभी तो टॉपिक चालू है न्यूमेरिकल, तो आपको आपने इतनी चिंता लेने की बात नहीं, क्योंकि आज तक आपने किए नहीं। तो जब शुरू में करोगे तो दिक्कत तो आएगी, आगे सीधी सी बात है। ऐसा नहीं, मैं नहीं, खुद भगवान आके उतर के तुमको समझाया ना, तो भी समझने कम आया, क्योंकि आप 11वीं में आपने पेन ही नहीं चलाया। पेन ही नहीं चलाया तो थोड़ा बहुत नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा यार। टाइम लगेगा, चीज़ें में समझने में आ जाएंगे। ये चित्र बना लो, ये लो। ऐसे कर सकते हो कि टोटल बल बराबर F1 प्लस का F2 प्लस का F3, है ना। ऐसे बन, देखो F1 बराबर हमारा F1 आ गया, F1 कोस 60 आ गया, F2 कोस 60 आ गया। तो 2 क्यों नहीं लिखा सर आपने? भाई तीनों के तीनों बरोबर है, F1 के बरोबर है। F2 की जगह पे F1 कर दिया, F3 की जगह पे F1 कर दिया। और नहीं समझो, ज़्यादा ये रामायण पढ़ने में नहीं पढ़ो। देखो ये ऊपर का ये नीचे को कैंसिल कर रहा है, इधर का इधर को कैंसिल कर रहा है, तो 0 आ रहा है।